मैं अपने माता पिता के पुलिस बैच नंबरों को बहाल करने के लिए सबसे छिप रहा हूं, लेकिन मेरी बहन और प्रेमिका, जिन्होंने हमेशा मुझसे प्यार करने की कसम खाई थी, वे अभी भी इस बारे में नहीं जानती। वे अभी भी मेरे उस बेचारे कॉलेज छात्र से 100 बार माफी मांगने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया है और उस दिन मुझसे सच कबूल करने की योजना बना रही है, जिस दिन मैं माफी मांगूंगा कि दरअसल हर बार जब उन्होंने पक्षपात किया तो वह सिर्फ उस बेचारे छात्र का एहसान चुकाने के लिए था जिसने उनकी जान बचाई थी। मेरा मिशन स्वीकार करने के ठीक 1 महीने बाद वे दोनों खुशी खुशी रात का खाना बनाकर मेरे घर आने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि अब उन्हें किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है और हम पहले की तरह खुशी खुशी रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें शहीद कब्रिस्तान में मेरी मौत की खबर मिलेगी। धूप में हर कब्र का पत्थर गंभीर और श्रद्धापूर्ण खड़ा है। मैं अपने हाथों में मौजूद गुलदस्ता नीचे रखता हूं और अपने माता पिता की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को देखता हूं। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। शहर की पुलिस सुरक्षा इकाई के कैप्टन टेलर अपने सहयोगियों की ओर देखते हैं। उनके चेहरे के भाव अब हमेशा की तरह दयालु नहीं, बल्कि ठंडे और गंभीर हैं। रयान, क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो कि तुम अपने माता पिता के बैच नंबर बहाल करना चाहते हो? तुम्हारे माता पिता नायक थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वे बिना किसी पछतावे के मरे, लेकिन माता पिता के रूप में वे निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि तुम इसी रास्ते पर चलो। और तो और, अगर तुम्हारी बहन और प्रेमिका को पता चला तो वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगी। कैप्टन टेलर, मैं किसी से भी बेहतर समझता हूं कि परिवार से पहले देश आता है। आप जानते हैं, मैंने हमेशा अपने माता पिता को अपना आदर्श माना है। मैं अपने राष्ट्र और समाज के लिए अपनी ताकत का योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। आपने मेरी पुलिस अकादमी की अर्जी की समीक्षा करने में मदद की थी। आपको मुझे सबसे अच्छी तरह समझना चाहिए। ये शब्द कहते समय मेरी आवाज दृढ़ है और मेरा चेहरा अटूट संकल्प से भरा है। कुछ पल के चिंतन के बाद कैप्टन टेलर आह भरते हैं। चूंकि तुम ठान चुके हो तो मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। अंडरकवर अधिकारियों को गुमनाम रहना होगा। तुम्हारी वर्तमान पहचान का अब उपयोग नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी इस पहचान को दुनिया से पूरी तरह गायब करने के लिए जल्द ही एक फर्जी मौत की व्यवस्था करूंगा। खुद को तैयार करो, बस मेरी सूचना का इंतजार करो। मेरी इच्छा पूरी हुई। मेरे दिल पर रखा पत्थर आखिरकार हट गया। मैं इस सम्मानित वरिष्ठ को झुककर प्रणाम करता हूं और फिर धीरे धीरे वहां से निकल जाता हूं। घर लौटने पर आमतौर पर शांत रहने वाले लिविंग रूम में आज माहौल काफी भारी है। मेरी बहन एम्मा मॉर्गन और मेरी प्रेमिका सोफी लेन सोफे पर बैठी हैं। उनके चेहरे के भाव बहुत उदास हैं। उनके बगल में टाइलर नैश, जिसके बाल चिड़िया के घोंसले की तरह छोटे कटे हुए हैं, फुसफुसाते हुए शिकायत कर रहा है। सुश्री मॉर्गन, सुश्री लेन, कृपया रयान को दोष न दें। मुझे पता है कि उसका इरादा मेरे बाल इस तरह काटने का नहीं था। उसे गुस्सा दिलाने के लिए यह सब मेरी गलती है, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। उसका पीड़ित और गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखकर मेरी बहन को और भी गुस्सा आ जाता है। उसकी आवाज गुस्से से भरी है। तुम्हें उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है। सोफी और मैं उसके बिगड़े हुए अमीरजादे वाले स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। चिंता मत करो, आज हम तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। एम्मा मॉर्गन भी अपना रुख साफ करती है और फिर मेरी ओर ठंडी सख्त नजरों से देखती है। रयान मॉर्गन, देखो तुमने क्या किया है। अभी टाइलर से माफी मांगो। टाइलर नैश के चेहरे पर झलकती घमंडी मुस्कान को देखकर मैं काले चेहरे के साथ चुप रहता हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों से टाइलर नैश को नहीं देखा है। मैं अचानक उसके बाल कैसे काट सकता था? यह स्पष्ट रूप से टाइलर नैश के खुद निर्देशित किए गए झूठे आरोपों में से एक है, लेकिन मैं सफाई नहीं देता क्योंकि मुझे पता है कि चाहे मुझ पर कितना भी गलत आरोप लगाया जाए, जब तक टाइलर नैश बोल रहा है, मेरी बहन और प्रेमिका उसी पर विश्वास करेंगी। निश्चित रूप से मेरे उदासीन भाव को देखकर एम्मा मॉर्गन को और भी गुस्सा आता है। मैं देख रही हूं कि तुम पूरी तरह से कानून विहीन हो गए हो। सोफी, किसी से कहो कि इसे पकड़ ले। मैं अविश्वास से उन्हें देखता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊं, सोफी लेन ने पहले ही लोगों को मुझे कसकर पकड़ने का आदेश दे दिया है, जिससे मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। जबकि एम्मा मॉर्गन कैंची उठाती है और बिना किसी दया के मेरे बाल काट देती है। अपने बालों को जमीन पर गिरते देखकर मुझे अपने दिल में एक अचानक तेज दर्द महसूस होता है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, एम्मा मॉर्गन अनाड़ीपन से मेरे बालों में कंघी करती थी और कहती थी कि वह मेरी बहन है और भविष्य में निश्चित रूप से मेरा बहुत ख्याल रखेगी। ड्यूटी के दौरान
हमारे माता पिता के बलिदान के बाद मॉर्गन परिवार में हम 2 ही भाई बहन बचे थे। मेरी बहन एम्मा मॉर्गन ने अकेले ही शून्य से सब कुछ खड़ा किया, मुझे पाला, पूरे दिल से प्यार किया। जब मैं 15 साल का था तो उसने मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोफी लेन से मिलवाया। सोफी लेन को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। जब मैं बालिग हुआ तो उसने बेसब्री से अपनी भावनाएं कबूल की और मेरी आधिकारिक प्रेमिका बन गई। तब से मेरे पास 2 ऐसी महिलाएं थीं जो मुझे बिना शर्त प्यार करती थीं। उन्होंने एक चीज को छोड़कर हर चीज में मुझे छूट दी। उन्हें डर था कि मैं अपने माता पिता जैसा हश्र न दोहराऊं। उन्होंने मुझे पुलिस अकादमी में आवेदन नहीं करने दिया, लेकिन मैंने फिर भी उनसे छिपकर आवेदन किया। 4 साल की पढ़ाई को गुप्त रखा, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन अपने माता पिता के बैच नंबर बहाल कर सकूं। अब जब मैं स्नातक हो गया हूं तो मैं हिचकिचाता हूं, यह नहीं समझ पाता कि उन्हें भर्ती होने के बारे में कैसे बताऊं, जब तक कि टाइलर नैश सामने नहीं आया। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे उन्हें अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। टाइलर नैश मॉर्गन कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित एक गरीब छात्र है। कॉरपोरेशन हर साल लाखों गरीब छात्रों को प्रायोजित करता है, लेकिन टाइलर नैश अकेला है जो आभार व्यक्त करने हमारे घर आया। इतना ही नहीं, उसने मॉर्गन कॉरपोरेशन में काम करने का रास्ता भी खोज लिया और एम्मा मॉर्गन तथा सोफी लेन के करीब आता गया। जब मैं पहली बार टाइलर नैश से मिला तभी से मैं उसे नापसंद करता था। मुझे लगता था कि वह बहुत शातिर है। टाइलर नैश के बाद के व्यवहार ने इसे और भी सच साबित कर दिया। वह न केवल बेचारा बनने का नाटक करना पसंद करता है, बल्कि अनगिनत बार उसने मुझ पर उसे चोट पहुंचाने का झूठा आरोप लगाया है। यहां तक कि पिछले साल के बड़े भूकंप के दौरान भी उसने मेरे किए गए कामों का श्रेय खुद ले लिया। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन दोनों को लगता है कि टाइलर नैश ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। यही वजह है कि वे तब से उसकी देखभाल कर रही हैं। लेकिन उस समय उन्हें बचाने के लिए मेरे पैर चट्टानों और मलबे से छलनी हो गए थे। मेरी उंगलियां गिरते पत्थरों से टूट गई थीं। वह मैं था। बस इतना हुआ कि उन्हें बचाने के बाद मैं थकान से गिर गया और अंततः टाइलर नैश ने सारा श्रेय ले लिया। बार बार गलत आरोप लगने के कारण मैं बहुत पहले ही पत्थर दिल हो गया था। इसलिए मैंने उन्हें माता पिता के बैच नंबर बहाल करने के बारे में भी नहीं बताने का फैसला किया। फिर भी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे टाइलर नैश के मामूली आरोपों के कारण बेरहमी से मेरे बाल इस तरह काट देंगी। बाल जमीन पर गिरते हैं। सोफी लेन मुझे छोड़ देती है। एम्मा मॉर्गन भी कैंची फेंक देती है। फिर दोनों टाइलर नैश को दिलासा देने और उसे रात के खाने पर ले जाने लगती हैं। शुरू से अंत तक उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उनके पीछे मुड़कर जाती हुई पीठ को देखते हुए मैं बालों के टुकड़ों के बीच गिर पड़ता हूं और दर्द में हंसने लगता हूं। अगली सुबह जागते ही मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन को बाहर इंतजार करते पाया, जो मुझे देखकर त्योरियां चढ़ा रही थीं। रयान, अब ये बिगड़े हुए बच्चों वाले नखरे करना बंद करो। टाइलर हमारे मॉर्गन परिवार का रक्षक है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह हमेशा तुम ही रहोगे। उसके साथ अच्छा होना सिर्फ उसकी दयालुता का बदला चुकाना है। यूं ही बेवजह ईर्ष्या मत करो। मैंने पिछले 1 साल में ये शब्द इतनी बार सुने हैं कि अब मुझे इनसे नफरत हो गई है। मैंने अपने होंठ हिलाते हुए एक नंबर कहा, 95। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ पूछा, 95 क्या? मैंने शांति से उनकी ओर देखा। मेरी आवाज अभी भी ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। एम्मा मॉर्गन, सोफी लेन, यह मैं ताइमेवी बार है जब आपने टाइलर नैश की खातिर मुझे चोट पहुंचाई है। 100वीं बार तक वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती है पूरी तरह से मर चुका होगा। सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन के चेहरे पीले पड़ गए। रियान, ऐसी अशुभ बातें मत करो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी आवाज पूरी तरह ईमानदार थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एम्मा मॉर्गन को अभी भी लग रहा था कि मैं नखरे कर रहा हूं। उसने थोड़ा झेंपते हुए कहा, सोफी और मेरी सुरक्षा में तुम इतने सुरक्षित हो, तुम्हें कौन छूने की हिम्मत करेगा? क्या हो सकता है? कल तुम कहां गए थे? तुम घर इतनी देर से क्यों आए? सोफी लेन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने एक और सवाल जोड़ दिया। मैं बोलने ही वाला था कि फोन बज उठा और मेरी बात कट गई। यह देखते हुए कि टाइलर नैश का कॉल है, एम्मा मॉर्गन ने जल्दी से जवाब दिया। बहुत जल्द उसकी व्यथित आवाज सुनाई दी, सुश्री मॉर्गन। मैंने रयान को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं केवल जा सकता हूं। मेरा इस्तीफा आपके डेस्क पर है। मैं आज अपने गृहनगर वापस जा रहा हूं। अलविदा।
यह सुनकर दोनों महिलाएं चैन से नहीं रह सकीं। वे कंपनी की ओर भागीं। दरवाजे से उनकी जल्दबाजी में ओझल होती। पीठ को देखते हुए मैंने अपना मजाक उड़ाया। चुपचाप अपने कमरे में लौटकर मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया और फिर एक एक करके सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिया। एम्मा मॉर्गन द्वारा मेरे लिए खरीदे गए उपहार, सोफी लेन द्वारा खरीदी गई जोड़ों, कपल की चीजें, हम तीनों की साथ वाली तस्वीरें, मैंने कुछ नहीं रखा। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद शाम तक सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन टाइलर नैश को वापस ले आईं। मुझे देखते ही दोनों ने ठंडे चेहरों के साथ डांटना शुरू कर दिया। रयान, तुमने टाइलर के घर पर पेंट क्यों फेंकवाया? उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। अगर सोफी और मैंने उसे वापस आने के लिए बड़ी मुश्किल से नहीं मनाया होता तो वह वाकई अपने गृहनगर चला गया होता। तुम मुसीबत पैदा करना कब बंद करोगे? तुम पहले कितने आज्ञाकारी और समझदार थे। तुम पिछले कुछ सालों में इतने द्वेषपूर्ण क्यों हो गए हो? क्या मैं बदल गया हूं? क्या यह वे नहीं हैं? उनके क्रोधित चेहरे देखकर मेरी आंखों में गहरी थकान भर गई। मैं अब और बेकार की सफाई नहीं देना चाहता। मेरी चुप्पी उन दोनों महिलाओं की नजरों में मेरी स्वीकारोक्ति थी। एम्मा मॉर्गन ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारी वजह से टाइलर का घर अब रहने लायक नहीं रहा। वह कुछ समय के लिए हमारे यहां ठहरेगा। तुमने यह मुसीबत खड़ी की है। तुम्हारा कमरा सबसे अच्छा है सज्जा के तौर पर। तुम अपना कमरा टाइलर को दे दो। मैंने उसकी ओर एक नजर डाली। बहस नहीं करना चाहता था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चाबी मेज पर रख दी। ठीक है, मैं वैसे भी जल्द ही जा रहा हूं। तभी सोफी लेन ने माथे पर बल डालते हुए कहा, टाइलर को पराग, पोलन से एलर्जी है। अब से घर में कोई ताजा फूल नहीं होंगे। मैंने उसकी ओर भी देखा, फिर बटलर को बुलाकर कहा कि रातों रात पीछे के पूरे गुलाब के बगीचे को उखाड़ दे, क्योंकि मुझे गुलाब पसंद थे। सोफी लेन ने पीछे एक पूरा गुलाब का बगीचा लगवाया था। अब जब मैंने उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था तो हमारे प्यार के इन सबूतों को उखाड़ना ही था। खैर, इतना सब करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, टाइलर की नींद कच्ची है, वह शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिमी बहुत शोर करती है। अब से तुम उसे बाहर नहीं आने दोगे। मिमी वह बिल्ली है जो उन्होंने सालों पहले मुझे दी थी। मुझे खुश करने के लिए वह लंबे समय से मेरी साथी रही है। बिल्ली को भेज दिया जिसे मैंने 5 साल तक पाला था। मेरा आज्ञाकारी रवैया देखकर सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन दोनों को लगा कि कुछ तो गलत है। मैंने कुछ नहीं समझाया। अकेले ऊपर जाकर अपने नए खाली कमरे को देखते हुए मुझे एक अवर्णनीय राहत महसूस हुई। चूंकि मैं वैसे भी जल्द ही जा रहा था, इसलिए इन चीजों को साफ करने की जरूरत थी। मैं अपने पीछे अपना कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। देर रात लगातार खटखटाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। नींद खुली तो मैंने दरवाजा खोला और सामने टाइलर नैश को देखा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी कलाई पर लग्जरी लिमिटेड एडिशन घड़ी दिखाई। उसका चेहरा घमंड से भरा था। रयान, सुशेरी मॉर्गन ने मुझे आज सुबह यह दी थी, लेकिन मैं ब्रांड्स को अच्छी तरह नहीं जानता। क्या तुम मुझे यह देखने में मदद कर सकते हो कि यह कौन सी स्टाइल है और इसकी कीमत कितनी है? जाने का इंतजार करते हुए मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, इसलिए दरवाजा खोलते ही उसे पहली नजर में देखते ही मैंने उसे फिर से बंद करने की योजना बनाई। लेकिन उस घड़ी ने मेरी पुतलियों को सिकोड़ दिया। यह आखिरी निशानी थी जो हमारे माता पिता हमारे भाई बहनों के लिए छोड़ गए थे। एक बात यह है कि एम्मा मॉर्गन ने इसे किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों दिया? वह तुम्हें यह घड़ी कैसे दे सकती थी? इसे वापस करो। मेरा भाव अचानक बदल गया। सहज रूप से घड़ी वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे हाथ बढ़ाते देख टाइलर नैश के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। वह भागने के लिए मुड़ा। मैंने उसे वापस बुलाने की कोशिश करते हुए उसका पीछा किया, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरने से पहले मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा। एक तेज धमाके की आवाज हुई जिससे सोफी लेन और एम्मा मॉर्गन तुरंत सतर्क हो गईं, जो अध्ययन कक्ष में काम पर चर्चा कर रही थीं। दोनों ने टाइलर नैश को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। वह मुश्किल से होश में था। उनके चेहरे पर दहशत छा गई। सोफी लेन सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और उसे गले लगा लिया। टाइलर, जागो जागो। एम्मा मॉर्गन ने सीधे मेरा हाथ पकड़ा और जोर से सवाल किया, मुझे पता था कि तुम कल केवल मानने का नाटक कर रहे थे, टाइलर को परेशान करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हो। रयान मॉर्गन, तुमने मुझे वाकई निराश किया है। टाइलर नैश की चोटें गंभीर हैं, देर करने का समय नहीं है। वे दोनों उसे अस्पताल ले जाने के लिए जल्दी में हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे जबरदस्ती साथ घसीटा और मुझसे टाइलर नैश से तुरंत माफी मंगवाई।
टाइलर नैश को अभी सर्जरी के लिए ले जाया गया है। तभी एक नर्स ऑपरेशन रूम से घबराकर बाहर निकली। मरीज का बहुत खून बह चुका है। किसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है? लगभग तुरंत ही एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन ने मेरे हाथ पकड़ ली। मेरा दिल गुस्से से जल उठा। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं रक्तदान नहीं करूंगा। मैं उसे खून क्यों दूं? उसका गिरना खुद का रचा हुआ नाटक था। दोनों मेरे इस व्यवहार से जलते हुए गुस्से में आ गईं। एम्मा मॉर्गन ने घड़ी उतारी और उसे धमकी देते हुए ऊपर उठा लिया। रयान मॉर्गन, अगर तुम नहीं गए तो मैं टाइलर से माफी के तौर पर इस घड़ी को तोड़ दूंगी। अगर तुम नहीं गए और टाइलर को कुछ हो गया तो हम अपनी सगाई तोड़ देंगे। एक स्वार्थी चालबाज के लिए दोनों ने एक सुर में अपनी असंतुष्टि जाहिर की। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा सीना भारी हो गया। लंबे समय तक सांस नहीं ले पाया। दर्द लगभग विस्फोटक था। मैंने एम्मा मॉर्गन को देखा। गला रुंध गया। तो तुमने सच में उसे हमारे माता पिता की निशानी दे दी? फिर मैंने सोफी लेन की ओर देखा। मेरी आंखों के गड्ढे भयानक रूप से लाल थे। तो तुम्हारे दिल में हमारे सालों के एहसास एक टाइलर नैश के बराबर भी नहीं है। मेरी बातों से दोनों महिलाएं चुप हो गईं। इससे पहले कि वे बोल पाती, मैंने अचानक एम्मा मॉर्गन के हाथ से घड़ी छीन ली। शब्द दर शब्द कहा, तुम दोनों अच्छी तरह याद रखना, यह 99वीं बार है। अंत में मैंने 600 सीसी खून दान किया। वार्ड से बाहर निकलने से पहले काफी देर तक आराम किया। मेरे पैर जेली की तरह कमजोर हो गए थे। सहारे की जरूरत थी, लेकिन एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन ने फिर भी मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने टाइलर नैश के जागने तक इंतजार करने पर जोर दिया ताकि उन्हें शांति मिल सके। मैं अगली सुबह तक अस्पताल से नहीं निकला। मैं रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। चौराहे पर पहुंचते ही मुझे टाइलर नैश का एक मैसेज मिला। कैसा लगता है जब आप पर गलत आरोप लगाया जाए और सफाई देने का कोई रास्ता ना हो? रयान मॉर्गन, तुम इस जीवन में मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। वे तुम्हारी तरफ नहीं हैं। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है, उसे लेना याद रखना। सरप्राइज? उसकी पुरानी शरारतों और साजिशों को याद करते हुए मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपने हाथ पर सुई के निशान को छुआ और टैक्सी बुलाने ही वाला था कि तभी एक तेज रफ्तार कार सीधे मेरी ओर आई। मैं समय पर बच नहीं पाया। मेरा पूरा शरीर कटी हुई पतंग की तरह कई मीटर दूर जाकर गिरा। पूरे शरीर से दर्द उठ रहा था, जिससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टुकड़ों में टूट रहा हूं। मेरी चेतना धुंधली और भ्रमित हो गई। कोमा की स्थिति में मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे ऑपरेशन रूम में ले जा रहा है। मेरे चारों ओर शोरगुल वाली आवाजें थीं। वह नैश लड़का तो कल ही जाग गया था, अब उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वह बार बार कह रहा है कि यहां दर्द है और वहां असहज महसूस हो रहा है। इसकी वजह से सुश्री मॉर्गन और सुश्री लेन ने पूरे अस्पताल पर कब्जा कर रखा है और सभी उपलब्ध सर्जनों को उसकी जांच के लिए भेज दिया है। अब इस मॉर्गन लड़के का अचानक एक्सीडेंट हो गया है। यहां एक भी सर्जन उपलब्ध नहीं है। अब हम क्या करें? जल्दी जाकर पूछो, क्या हम किसी सर्जन को यहां बुला सकते हैं? एंड सर्जरी? 10 मिनट बाद कोई दौड़ता हुआ वापस आता है। उसकी आवाज बेबसी से भरी है। वे राजी नहीं हैं। वे कह रहे हैं कि घायल को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे सारा खर्च उठाएंगे। ट्रांसफर? वह इतनी बुरी तरह घायल है, वह ट्रांसफर कैसे सह पाएगा? तो सिर्फ उस नैश नाम के लड़के की जान मायने रखती है। बाकी सबकी जान की कोई कीमत नहीं है। शोर शराबा और बहस मेरे कानों में गूंज रही है। फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी साफ नहीं सुन पा रहा हूं। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई है। अचानक मुझे अतीत की याद आती है, जब मुझे सिर्फ हल्का जुकाम और बुखार हुआ था। एम्मा मॉर्गन अंतहीन चिंता करती थी। उसने मेरी जांच के लिए कई डॉक्टरों को बुलाया था। सोफी लेन एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी। वह सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे साथ वही कड़वी दवा खुद भी पी लेती थी। लेकिन वह सब बहुत पुरानी बात थी। अब मैं मौत और जिंदगी की कगार पर हूं और मेरे पास कोई नहीं है, एक डॉक्टर भी नहीं। मेरी पलकें भारी हो रही हैं, जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। मेरी लड़ने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही है। पूरी तरह बेहोश होने से पहले मैं केवल एक अधूरा वाक्य छोड़ता हूं। यह 97वीं बार है जब मैं जागता हूं तो मुझे पछतावे से भरे 2 चेहरे दिखाई देते हैं। एम्मा मॉर्गन मेरी पीठ सहलाने में मदद करती है। उसकी आवाज में माफी का भाव है। रयान, मुझे माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारा कार्य एक्सीडेंट हुआ है। सोफी लेन मेरे पीने के लिए गर्म पानी का कप लाती है। उसकी आंखों में दुख जैसे छलकने को है।
जब तुम निकले थे तब तो ठीक थे। तुम्हें टक्कर कैसे लगी? एक्सीडेंट से पहले मिले मैसेज याद है? मैंने बस अपनी आंखें खोली, भारी और फटी हुई आवाज में कहा, टाइलर नैश। यानी ये सब टाइलर नैश की करतूत थी। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के चेहरे के भाव तुरंत जम गए और उदासी में बदल गए। रयान, तुम अब भी टाइलर पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वह पहाड़ों से आया एक सीधा साधा युवक है, वह ऐसा कुछ कैसे प्लान कर सकता है? सही कहा, टाइलर खुद अस्पताल में भर्ती है, उसके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय कहां से होगा? उनके अटूट विश्वास को देखकर मैं शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं, मेरी आवाज थकान से भरी है। मैं थक गया हूं, कृपया चले जाओ, अब और कुछ समझाने को नहीं है। वे मेरी पीली रंगत को देखते हैं और आखिरकार अपनी बात निगल जाते हैं। वे एक के बाद एक वार्ड से बाहर चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद मेज पर रखा मेरा फोन बजता है। रयान, यहां सब इंतजाम हो गया है, हम लगभग 1 हफ्ते में निकल जाएंगे। समझ गया, मैं संगठन के आदेशों का पालन करूंगा, किसी भी समय निकलने के लिए तैयार हूं। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, दरवाजा धक्का देकर खोला जाता है। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन संदेह से भरे चेहरों के साथ अंदर आती हैं और मुझे देखती हैं। निकलने के लिए क्या? तुम कहां जा रहे हो? मैं शांति से फोन काट देता हूं। मैं डिस्चार्ज के बारे में पूछ रहा था, तुम वापस क्यों आए? सोफी लेन अपनी कार की चाबियां भूल गई थी। वह और पूछना चाहती है, लेकिन तभी एक नर्स भागती हुई आती है और उन्हें बुलाती है। मिस मॉर्गन, मिस लेन, मिस्टर नैश को अभी उल्टी हुई है। उन्हें बिना रुके वापस जाते हुए देखकर मैं धीरे से हंसता हूं। आने वाले दिनों में वे दोनों महिलाएं शायद ही कभी आती हैं। जब वे कभी कभार आती भी हैं तो बस एक पल के लिए बैठती हैं और जाने का बहाना ढूंढ लेती हैं। मुझे पता है कि वे अभी भी टाइलर नैश की देखभाल कर रही हैं। आखिर हर दिन मुझे हर तरह की तस्वीरें और वीडियो मिलते रहते हैं। वह भेजता है, एम्मा मॉर्गन व्यक्तिगत रूप से उसके लिए चिकन सूप बना रही है। सोफी लेन उसे खिलाने के लिए हर चम्मच को फूंक मारकर ठंडा कर रही है। उसे खुश करने के लिए खरीदे गए लिमिटेड एडिशन खिलाड़ियों के जूते आधे से ज्यादा वार्ड में भरे पड़े हैं। मैं चुपचाप देखता हूं, कभी किसी मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं किसी को अलविदा नहीं कहता। अकेले अस्पताल से निकलते हुए जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचता हूं, मेरे पीछे अचानक एक ट्रक रुकता है। 4 नकाबपोश आदमी मुझे डंडे से मारकर बेहोश कर देते हैं। न जाने कितना समय बीतता है। जब मैं आंखें खोलता हूं तो टाइलर नैश को देखता हूं। वह एक पल के लिए स्क्रीन पर कुछ दबाता है और घमंड से भरे चेहरे के साथ मेरी ओर देखता है। अच्छा है, तुम जाग गए। मैंने अभी मिस लेन और मिस मॉर्गन को एक मैसेज भेजा है कि तुम और मेरे सहकर्मी का अपहरण हो गया है। मिस्टर मॉर्गन, अंदाजा लगाओ कि उन्हें सबसे ज्यादा किसकी परवाह है। यह सुनकर मैं टाइलर नैश को घूरता हूं। वास्तव में उससे पूछना चाहता हूं कि वह ये उबाऊ खेल क्यों खेलता रहता है, लेकिन मेरा मुंह बंद है। मैं मम्फ के अलावा कोई आवाज नहीं निकाल सकता। मेरा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं बंधनों से छूटने में भी असमर्थ हूं। कुछ मिनट बाद ढके हुए चेहरों वाले अपहरणकर्ता पीछे की सीट पर आते हैं। वे टाइलर नैश को कार तक लाते हैं और उसे बांध देते हैं। दरवाजा खुलता है। मैं सामने एक तेज बहती नदी और कुछ स्पोर्ट्स कारों को हमारी ओर तेजी से आते देखता हूं। एम्मा मॉर्गन और सोफी लेन के बाहर निकलने के बाद टाइलर नैश तुरंत एक दयनीय चेहरा बना लेता है। अपहरणकर्ता भी सही समय पर चाकू निकाल लेते हैं और हम दोनों की गर्दन पर टिका देते हैं। क्या तुम पैसे लाए हो? सोफी लेन ने किसी से जमीन पर 1 दर्जन बक्से फेंकने को कहा। उसका चेहरा गंभीर है। 30 मिलियन जैसा कि तुमने मांगा था, 1 कौड़ी भी कम नहीं। उन्हें छोड़ दो। अपहरणकर्ता एक दूसरे को देखते हैं और ठंडी हंसी हंसते हैं। हमारी शर्त है 30 मिलियन प्रति व्यक्ति। यह पैसा सिर्फ एक व्यक्ति को बचाएगा, तुम चुनो। ठंडी हवा में मैं अपने सामने उन दोनों महिलाओं के चेहरों को बेहद बदसूरत, तनावपूर्ण होते हुए देखता हूं। एम्मा मॉर्गन अपना गुस्सा नहीं रोक पाती, लेकिन उन्हें उकसाने की हिम्मत भी नहीं करती। वह मोल भाव करने के लिए अपने गुस्से को दबाती है। आधा घंटा और रुको, बाकी के 30 मिलियन तुरंत भेज दिए जाएंगे। इंतजार नहीं कर सकते, क्या पता तुम पुलिस को बुला लो। जल्दी से किसी एक को चुनो।